हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे हार्डी विनबर्ग के प्रिंसिपल में नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। आज हम इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। तो नेचुरल सिलेक्शन होता है कि जिसमें नेचर किसी ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज को सिलेक्ट करती है। जैसे कि कोई स्पीशीज है, उसमें अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स है, मतलब वेरिएशंस प्रेजेंट है। तो ऐसा कैरेक्टर जो कि नेचर के अकॉर्डिंग होगा वो नेचर सेलेक्ट कर लेगी, और जो दूसरा कैरेक्टर होगा वो खत्म हो जाएगा, यानी उसको नेचर सेलेक्ट नहीं करेगी, जिसकी वजह से हो सकता है वो स्पीशीज खत्म भी हो जाए। नेचुरल सिलेक्शन 3 टाइप के होते हैं: डायरेक्शनल, डिसरप्टिव और स्टेबलाइजिंग। ये भी हम तीनों टाइप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। डायरेक्शनल को हम प्रोग्रेसिव सिलेक्शन भी कहते हैं। इसमें किसी एक डायरेक्शन में ही स्पीशीज का सिलेक्शन होता है। जैसे कि एक ग्राफ है, ये है पुरानी पॉपुलेशन। अब इसमें क्या हुआ, ये वाला जो कैरेक्टर थे, यानी ये दोनों एजेस वाले कैरेक्टर, इसमें से कोई एक कैरेक्टर सेलेक्ट होगा डायरेक्शन में। अब इसमें क्या हुआ, इस एग्जाम्पल में ये वाला कैरेक्टर सेलेक्ट हो गया, तो ये पूरी की पूरा जो कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट हो गया, यानी कि ये पूरा कर्व एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। इसको बोलते हैं हम डायरेक्शनल सिलेक्शन। जैसे कि अब इससे क्या होगा, ये मिनिमम पॉइंट होता है, ये ऑप्टिमम होता है, और ये मैक्सिमम पॉइंट होता है, यानी वो पॉइंट है जहां पर स्टार्ट होना पड़ेगा। मतलब इससे कम अगर वो फैक्टर प्रेजेंट है तो वो स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और ये वो पॉइंट है मैक्सिमम कि इससे ज्यादा कुछ मिलेगा वो चीज, तो वो भी तब भी स्पीशीज मर जाएगी। यानी जैसे कि हम टेम्परेचर को लेके चले, अगर मिनिमम टेम्परेचर है 20, मैक्सिमम टेम्परेचर है 50, 20 के नीचे गया तो हम मर जाएंगे, 50 के ऊपर गया तो हम मर जाएंगे, और ये ऑप्टिमम है 30, 30 रहा तो हम सबसे अच्छे तरीके से सरवाइव करेंगे। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमम, इसको मिनिमम और इसको मैक्सिमम। अब इसमें क्या हुआ, इस टाइप के सिलेक्शन में नेचर ने इस चीज को सिलेक्ट किया, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से वो स्पीशीज जो ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते थे वो लोग आगे बढ़ गए, और ये एक तरफ शिफ्ट हो गया, और एक किनारा जो है, एक एज जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। इसमें जो ऑप्टिमम पॉइंट है वो भी शिफ्ट हो जाता है किसी एक डायरेक्शन की तरफ। हो सकता है इसका उल्टा भी हो, इधर भी शिफ्ट हो सकता था। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। उसको हम पढ़ते हैं। ये इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इंग्लैंड में पढ़ा गया था। इसका एग्जाम्पल, इसमें क्या हुआ था कि मौत होती है। मौत जो होती है वो 2 तरीके की हैं। एक तो है डार्क कलर की, जिसके विंग डार्क कलर के हैं, और एक है लाइट कलर की, जिसके विंग लाइट कलर के हैं। डार्क वाली विंग जो मौत होती है उसको हम बोलते हैं मिलेनाइज्ड मौत, मतलब डार्क कलर उसका मिलेनिन पिगमेंट की वजह से, इसलिए उसको मिलेनाइज्ड मौत कहते हैं। तो 2 तरीके की मौत है, एक लाइट कलर की, एक डार्क कलर की। तो क्या होता था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जब फैक्ट्रीज वगैरह नहीं बनी थी, उससे पहले के टाइम की हम बात करते हैं, यानी बिफोर 1850s। तो पहले इंडस्ट्रीज वगैरह तो थी नहीं, तो पेड़ जो होते थे उनके स्टेम वाइट होते थे। वाइट क्यों होते थे, क्योंकि उनके ऊपर लाइकेन होती थी। जनरली लाइकेन मिलती है जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता, तो पहले इंडस्ट्रीज नहीं थी तो पॉल्यूशन भी नहीं था, तो लाइकेन की वजह से जो स्टेम है वो वाइट सा हो जाता था, और उसके ऊपर ये जो व्हाइट कलर वाली मोथ है वो बैठ जाती थी, तो वो छुप जाती थी, हाइड हो जाती थी, क्योंकि व्हाइट के ऊपर व्हाइट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर डार्क कलर वाली मोथ है तो वो इजीली दिख जाएगी, व्हाइट के ऊपर तो ब्लैक अच्छे से दिखेगा। तो ये जो मोथ है वो पकड़ी जाती थी, और जो इनके शिकार करने होते थे वो उनको खा जाते थे, जो भी इनको खाने वाले ऑर्गेनिज्म से। तो तब व्हाइट वालों को फेवर करती थी नेचर, तो व्हाइट वालों के नंबर ज्यादा थे, और ब्लैक वालों को नेचर फेवर नहीं करती थी, तो उनके नंबर कम थे। अब क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, यानी कि 1920 में जब ये स्टडी की गई, तब ये हुआ कि अब पॉल्यूशन बढ़ गया। पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से लाइकेन खत्म हो गई। लाइकेन खत्म हो गई तो जो स्टेम है उनका कलर डार्क दिखने लग गया। अब डार्क कलर दिखने लग गया तो अब व्हाइट वाली जो मौत है वो विजिबल होने लग गई, और जो डार्क कलर की जो मौत है वो हाइड हो गई, वो नहीं दिखती है आसानी से। तो अब जो शिकार है वो व्हाइट कलर वाली मौत का होने लग गया, ब्लैक वाली अब बचने लग गई, यानी अब हो गया चेंज। पॉपुलेशन खिसक गई एक तरफ, जो व्हाइट वाली है उसको नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया, और जो डार्क कलर वाली है नेचर ने उसको सेलेक्ट किया। तो ये एक एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का, यानी इंडस्ट्री आने की वजह से जो मिलेनिन पिगमेंट था, यानी डार्क कलर वाली मौत थी, उनका सिलेक्शन हुआ। और ये जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वैसे तो बहुत एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन क्योंकि इसमें ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट था,
तो इसलिए बहुत जल्दी हुआ। तो ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट जिसमें होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। तो ये एक तरीके से एंथ्रोपोजेनिक सिलेक्शन का भी एग्जाम्पल है कि हमने जो ह्यूमंस की एक्टिविटी है उसकी वजह से नेचर में जो चेंजेस आए। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि दो तरीके की मौत थी, एक डार्क कलर की, एक लाइट कलर की। इंडस्ट्री आने से पहले तो डार्क वाली जो है वो आसानी से पकड़े जाते थे, जबकि लाइट वाले जो इजीली हाइड हो जाते थे तो उनके नंबर ज्यादा थे। लेकिन इंडस्ट्रीज आने के बाद डार्क वाली आसानी से छुप जाती थी और लाइट वाली किसी को दिख जाती थी प्रेडेटर को तो वो खा ली जाती थी। तो इंडस्ट्री के बाद ब्लैक वाली का सिलेक्शन होने लग गया, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। एक और एग्जाम्पल है इसका जो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरियम। इसमें क्या है कि दो तरीके के बैक्टीरिया हैं, एक तो ऐसे बैक्टीरिया जो ड्रग के लिए रेजिस्टेंट नहीं होते, यानी अगर हम ड्रग देंगे तो वो मर जाएंगे। एक होते हैं जो ड्रग के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। तो अब जब हमने ज्यादा ड्रग्स लेनी यूज कर दी तो क्या हुआ, नेचर ने उनको सिलेक्ट किया जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं और उनकी पॉपुलेशन अब ज्यादा बढ़ गई, और जो सेंसिटिव वाले हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो गई। यानी एक तरीके से बैक्टीरिया का इवोल्यूशन हो गया, किसकी वजह से, हमारी वजह से, ह्यूमंस के इंटरफेरेंस की वजह से। तो ये भी एक नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है जिसमें नेचर ने उसको सिलेक्ट किया जो ड्रग से रेजिस्टेंट होती है। तो ये तो हो गया पहला, जिसमें किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है पॉपुलेशन। दूसरा है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो मीन वैल्यू होती है उसी का नेचर सेलेक्ट करती है। जैसे इसका एग्जांपल है कि बर्थ वेट ऑफ मोस्ट ह्यूमन बेबीज। अब मिनिमम वेट मान लेते हैं हम 2 किलो है, इससे कम वेट हुआ तो सरवाइव नहीं करेगा। और मैक्सिमम हम मान लेते हैं 5 किलो है, इससे ज्यादा वजन हुआ तो सरवाइव नहीं करेगा। लेकिन अगर 3 किलो के आसपास वेट है तो वो एवरेज वेट है, तो इसको नेचर फेवर कर रही है। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि नेचर ने इसी को ज्यादा फेवर करना चालू कर दिया, तो ये जो ग्राफ है वो और ज्यादा श्रिंक हो गया, नैरो हो गया। यानी इसके जो दोनों एजेस हैं उनको अब नेचर सेलेक्ट नहीं कर रही तो वो खत्म हो जाएंगे, और जो बीच वाला है वो सेलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पीक है वो और हाई होती जाएगी और नैरो होती जाएगी। तो इसमें मीन वैल्यू चेंज नहीं होती है। और तीसरा तरीका है डिस्ट्रप्टिव या डाइवर्सिफाइड सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, ये है पुरानी पॉपुलेशन, अब इसमें दोनों जो एजेस हैं वो सेलेक्ट होंगे। यानी जैसे कि एक इसमें एग्जांपल है शेल कलर ऑफ लिम्पेट यानी मोलस्का। तो मोलस्का की जो शेल का कलर है वो 3 तरीके का है, लाइट, इंटरमीडिएट और डार्क। इसमें लाइट और डार्क कलर वालों का तो सिलेक्शन हो रहा है, और जो इंटरमीडिएट कलर है उनको नेचर सेलेक्ट नहीं कर रही। तो इसमें क्या है, एक तो ये डार्क कलर वाले हो गए, एक ये लाइट कलर वाले हो गए, और जबकि बीच वाले जो है अब ये खत्म हो गई पॉपुलेशन। तो इससे चांसेस हैं नई स्पीशीज बनने के, ये आगे जाके अलग स्पीशीज बना लेगी और ये आगे जाके अलग स्पीशीज बना लेगी। तो ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का बिल्कुल अपोजिट होता है। एक और एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया हमने पहले भी पढ़ चुकी है क्या डिजीज होती है, तो किसी को नहीं पता तो पुरानी वीडियोस में देख सकता है। एचबीएन ये तो है नॉर्मल जिसको कोई बीमारी नहीं होगी। एक है एचबीएन एसबीएस। अब इसमें क्या है, डिजीज तो नहीं होगी लेकिन ये वेक्टर होगा, यानी फ्यूचर में ये अपनी प्रोजेनी को डिजीज पहुंचा सकता है। और ये है एचबीएस एसबीएस जिसमें ये सिकल सेल एनीमिया होगा। तब ये पर्सन तो सिकल सेल एनीमिया से मर जाएगा। ये वाला नॉर्मल है, इसको सिकल सेल एनीमिया तो नहीं होगा, लेकिन अगर इसको मलेरिया होता है तो इसी मलेरिया से मर सकता है। अब ये जो हेट्रोजाइगस है इसको ना तो मलेरिया होगा ना ही सिकल सेल एनीमिया होगा। क्यों, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया होने के लिए दोनों एसएस होने जरूरी, तो सिकल सेल एनीमिया तो नहीं होगा। मलेरिया इसलिए नहीं होगा क्योंकि मलेरिया के लिए चाहिए आरबीसी। अब इसमें तो आरबीसी जो है वो आधी सिकल शेप्ड है आधी राउंड शेप है, तो सिकल शेप वाले तो बच जाएंगे, तो ये सर्वाइव कर लेगा। तो नेचर ने इसमें किसको सेलेक्ट किया, इसको जो हेट्रोजाइगस है। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का। एक और है रेजिस्टेंट वैरायटी सिलेक्शन। हमने इतना ज्यादा पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड का यूज किया जिसकी वजह से अब ऐसी जो वैरायटी आने लग गई जो रेजिस्टेंट है इन सब के लिए। तो ये भी एंथ्रोपोजेनिक सिलेक्शन है कि इतना ज्यादा इस चीज का इस्तेमाल करने के लिए वजह से उसमें रेजिस्टेंट वैरायटी जो है उसको नेचर ने सेलेक्ट किया, और अब सेंसिटिव वैरायटी नहीं मिलती, रेजिस्टेंट वैरायटी ही मिलती है जिनके ऊपर इन सब का कोई असर नहीं होता। तो ये है नेचुरल सिलेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।